चलो देखो, बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। दूसरा है थर्मो डायनेमिक्स। और दूसरा तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना? और इसी में आ जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि थ्योरी 100 नंबर की होती है और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। और ओवरऑल कितना हो गया? 150 टोटल होता है। ठीक है ना? टोटल होता है जिसमें से 34 33 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना? 34 34 33 का तीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना? जो ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो इसी पे, जो आपका जो सिलेबस होता है ना, इसी पे बेस्ड होते हैं। मैकेनिक्स पे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है? जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी पे बेस्ड आपका प्रैक्टिकल होगा। थर्मोडायनेमिक्स में और एक चीज लिखा होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। देखो, मैकेनिक्स में अगर हम लोग बात करें, तो मैकेनिक्स में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है? एक पढ़ना है हमारा, अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो इलास्टिसिटी पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़ना है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम जो भी है टॉपिक। उसके अलावा और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है। ये आपको फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स का टॉपिक है। क्या क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सेंट्रल फोर्स, इसी में ग्रेविटेशन आ जाएगा, वेक्टर है और इलास्टिसिटी। ठीक है ना? इलास्टिसिटी, हाँ, ये इतना है आपका एक पोर्शन। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है ना? या इसको कभी कभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में दे देता है। ठीक है? एक ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले भी कुछ टॉपिक्स हैं। उस तरह के भी क्वेश्चन, जैसे सेंटर ऑफ मास, बहुत सारे प्रॉब्लम है, स्यूडो फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन सब जो छोटे टॉपिक्स हैं ये भी है सिलेबस में। ये जो मेजर मेजर पोर्शन है वो हमने लिखा है। ठीक है ना? इसी तरह से इसमें भी है। इसमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है, फिर उसको जो है डिवाइसेस पढ़ना है और थ्योरम्स पढ़नी है, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तीन थ्योरम में से एक थ्योरम हर साल आती है। सेमीकंडक्टर पे दो टाइप है पढ़ना है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पढ़ना है, फिर उसके अंदर फर्दर टाइप्स है वो पढ़ना है, फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। ठीक है? और इसमें थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ना है। ठीक है? तो ये था आपका सिलेबस की है क्या क्या। फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में क्या है? पहला पेपर मैकेनिक्स है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है? तो आज हम लोग पहले पेपर की बात करते हैं, फिर धीमे धीमे समय के साथ देखेंगे दूसरे पेपर भी और तीसरे पेपर भी। ठीक है? तो मैकेनिक्स हम लोग का पहला पेपर है। तो बात आती है कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है? मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं?
मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी या तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स लगने के कारण उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मैकेनिक्स एक शाखा है जिसमें हम लोग बलों के अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्सेस एंड हाउ फोर्स इंटरेक्ट विद एनी बॉडी। मतलब कैसे फोर्स जो है किसी बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स क्या है? हम लोग एक ऐसे ब्रांच, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड बिहेवियर ऑफ फोर्स। ठीक है, या उसका बिहेवियर क्या है फोर्स का, इसकी भी स्टडी करते हैं, या किसी बॉडी के साथ कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है वो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। मान लो कि जैसे कि कोई चीज है, फोर्स होता क्या है, बात आती है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? बात आती है कि फोर्स क्या होता है। अगर हम लोग बल लगाएं तो जरूरी है कि उसमें विस्थापन हो ही जाए? कोई जरूरी तो है नहीं है। तो बल एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में या तो परिवर्तन कर देता है और या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो फोर्स इज अ फैक्टर विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओ आर, और जो चेंज दी स्टेट। ठीक है ना? और का मतलब कि या तो वो ऑब्जेक्ट की परिस्थिति में चेंज कर देता है या तो चेंज करने का प्रयास करता है। अब बात आई कि व्हाट इज द स्टेट। फोर्स क्या हुआ? फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो ट्राई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट के अंदर चेंज करने पे। तो जो स्टेट होती है वो स्टेट दो तरह की होती है। स्टेट दो तरह की होती है। एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। क्या क्या हुआ? स्टेट ऑफ रेस्ट और हो गया स्टेट ऑफ मोशन। अब बात आती है कि कब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है और कब हम लोग कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस समय के साथ कांस्टेंट बनी हुई है तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट को या ऐसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। मान लो कि जैसे ये क्लास में जो फैन लगे हुए हैं तो फैन की क्या पोजीशन जो है समय के साथ कांस्टेंट बनी हुई है? अरे यार, फैन जो है वो समय के साथ कांस्टेंट बना हुआ है ना, उसकी पोजीशन में तो चेंज हो नहीं रहा है। तो ऐसा क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक है। इफ पोजीशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम देन सच स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है ना? स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस या पोजीशन समय के साथ कांस्टेंट बनी हुई है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट में कहते हैं। ठीक है। और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है कि जैसे कि देखो हम ही है, आप लोग जो बैठे हैं, आप बैठे हो तो उससे क्या है कि हम मोशन में है। हमारी और आपकी जो बीच की पोजीशन है वो कैसी है? वेरिएबल है या चेंज हो रही है। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट आप भी हो और एक ऑब्जेक्ट हम भी है, या एक बॉडी आप हो और एक बॉडी हम है। तो यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस समय के साथ चेंज होती रहती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस अगर समय के साथ चेंज होती रहती है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं, या ऐसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि पोजीशन जो है वो चेंज होती है और स्टेट ऑफ मोशन में जो है पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है। अब बात आता है कि मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग जब फोर्स को लगाए किसी ऑब्जेक्ट में तो फोर्स ने क्या किया? जब हम लोग फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट ऊपर लगाए तो फोर्स ने क्या किया? या तो उसकी स्टेट में चेंज कर दिया और या तो चेंज करने का ट्राई किया। तो देखो, मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि फोर्सेस को पढ़ना है और फोर्स किस तरह से किसी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको पढ़ना है। और जब इंटरेक्ट किया तो क्या हुआ कि वो एक हो गया, या तो जब उसकी स्टेट को चेंज कर दिया
तो हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया तो स्टेट ऑफ मोशन, और अगर नहीं चेंज कर पाया तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि मैकेनिक्स तीन पार्ट में क्लासिस डिवाइड हो गई। जो मैकेनिक्स है हमारी, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गई। एक हो गया, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स, एक को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स, और एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। एक को क्या बोलते हैं स्टैटिक्स, एक को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक्स, और एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या विरामावस्था में है और उसकी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स क्या है? जब कोई वस्तु की विरामावस्था में है और उसकी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। अच्छा, दो ही हमारे पास पोजीशन स्टेट थी, एक थी स्टेट ऑफ रेस्ट और एक थी स्टेट ऑफ मोशन, जिसमें से एक चीज तो निकल गया स्टैटिक्स, क्या बचा? डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। एक चीज को दो जगह रखना है, डायनेमिक्स में भी और काइनेमेटिक्स में भी। तो देखो कैसे, एक ही चीज तो बच रही है ना। तो डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स होता है, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या होता है, स्टेट ऑफ, हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। लेकिन डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो चेंज, अपनी स्टेट को चेंज करता है। आपने बिल्ली देखा होगा, बिल्ली, बिल्ली देखा है? अच्छा, अगर बिल्ली कहीं दौड़ रही है, अच्छा, जब तक बिल्ली रुकी हुई है और हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टैटिक्स में हुआ। लेकिन जैसे बिल्ली ने भागा, तो भागने के पीछे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, या तो उसका जो केयर टेकर है या कोई भी है उसको या तो कुछ खाने के लिए दिया, तो वो वहां पे खाने के लिए गई, या तो हो सकता है कि कोई जानवर जो उससे बड़ा जानवर है वो उसको दौड़ाया हो, ये भी हो सकता है ना। तो क्या हुआ कि जब मान लेते हैं कि किसी ने दौड़ाया तो उसको अपने बचाने के लिए भागी, तो उसके ऊपर फोर्स लगाया किसी जानवर ने बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, जो उसको पकड़ना चाह रहा था, तो अपने आप को बचाने के लिए वो भागी। तो फोर्स कहाँ से आया? बाहर से। अगर हम लोग मोशन की तो स्टडी कर ही रहे हैं, मोशन की तो स्टडी कर रहे हैं, अगर मोशन के साथ साथ हम लोग फोर्स की भी स्टडी करें, मतलब मोशन विथ कॉज, मोशन विथ कॉज, तो वो कहलाता है डायनेमिक्स। अगर हम लोग बिल्ली के केवल और केवल मोशन की स्टडी करें, उस पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी या उसके किस कारण से वो मोशन कर रहा है इस चीज की स्टडी ना करें, तो वो कहलाएगा काइनेमेटिक्स। अगर वो मोशन में है, और या लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम लोग उसकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है स्टैटिक्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर हम लोग केवल मोशन की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है काइनेमेटिक्स। अगर मोशन के साथ साथ हम लोग इस चीज की भी स्टडी करें कि वो क्यों मोशन कर रहा है तो वो कहलाता है डायनेमिक्स। ठीक है ना। तो अब देखो कि आपने ट्वेल्थ तक पढ़ा होगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि जब हम लोग मान लेते हैं कि यही एक ऑब्जेक्ट है, जब हम लोग इसके मान लो कि फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के कारण देखो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हम फोर्स लगाए तो क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है ना, आगे की तरफ मोशन कर रहा है, यही होता है ना। तो अच्छा, अगर हम लोग इससे कॉर्नर से फोर्स लगाए तो क्या होगा? मान लो कि ऐसे मोशन, अगर हम लोग इसे कॉर्नर में फोर्स लगाए तो क्या कहलाए, क्या होगा ये? मूव, अपने एक्सिस पे या ये अपने जो एक पॉइंट को फिक्स करना है तो इसी मोशन करने घूमने लगेगा। अगर हम लोग इस पे बीच में पॉइंट में सेंटर ऑफ मास का अगर छोटे शब्दों के लिए समझो तो हम लोग सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि एक सीधी रेखा में मोशन कर रहा है।
ठीक है ना। अब बात आती है कि जैसे कि पहले सेंटर ऑफ मास जो है, ये तो आगे चल के कॉन्सेप्ट आता है, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट मास। पॉइंट मास को ही हम लोग मान करके सेंटर ऑफ मास बताते हैं, ठीक है ना। कि पॉइंट मास क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की साइज उसके द्वारा चली गई दूरी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की साइज उसके द्वारा चली गई दूरी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास। क्या बोलते हैं? पॉइंट मास। जैसे कि आपकी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी होती होगी? ट्रेन की लंबाई कितनी होती होगी? 1 किलोमीटर मान लो, ठीक है ना। ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? हाँ, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800, 1000, 2000। तो 1 किलोमीटर, अगर 1000 के रिस्पेक्ट में 1 किलोमीटर कैसा है? पॉइंट मास है। क्योंकि अगर उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में, ट्रेन की लेंथ के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बहुत ज्यादा है, तो इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पॉइंट मास बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंट मास पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा एक लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ठीक है ना। जैसे सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगा रहे हैं तभी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, अदरवाइज लगाएंगे तो देखो ये रोटेशनल करने लगेगा, ठीक है ना। तो बाद में आगे चल करके बाद नाम रख दिया जाता है सेंटर ऑफ मास। शुरू में धारणा होती है कि वो पॉइंट मास है। पॉइंट मास का मतलब है कि वो उसकी साइज बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया इतना चीज। तो हेडिंग लिखो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स लिखो, देखो, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट in which we study about forces and also forces, and we also study how how any force interact with body, ठीक है। अब लिखो फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो बदल देता है और या तो बदलने का प्रयास करता है। तो लिखो फोर्स इज अ फैक्टर, फोर्स इज अ फैक्टर, force is a factor which try to change the state of the body, or 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 change the state of the body। या तो प्रयास करता है और या तो परिवर्तित कर देता है। फुल स्टॉप को लिखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट। पहला लिखो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा लिखो स्टेट स्टेट ऑफ मोशन। पहली हेडिंग डालो स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब देखो जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है, मतलब गति अवस्था और विराम अवस्था को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई रिलेटिव पॉइंट होना जरूरी है। इसको हम लोग इंडिविजुअली डिफाइन नहीं कर सकते। मान लो कि हम चल रहे हैं, मान लो सपोज करो कि हम चल रहे हैं, तो कैसे पता कि हम चल रहे हैं? कोई ना कोई हमें देख रहा होगा, ठीक है।
और उसकी और हमारी बीच की जब डिस्टेंस है वो चेंज हो रही होगी, तभी तो वो कह पा रहा है कि हम गति अवस्था में है। हाँ, इसका मतलब अच्छा, अगर मान लो हम भी रुके हुए हैं, ठीक है, कोई ना कोई देख रहा है, तभी तो वो बता रहा है कि ये रुके हुए हैं। रुकने का मतलब इनके बीच की और हमारे बीच की डिस्टेंस समय के साथ कांस्टेंट बनी हुई है। अगर पोजीशन समय के साथ कांस्टेंट बनी है तो हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है तो हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। पोजीशन डिफाइन करने के लिए, मतलब चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, इसको डिफाइन करने के लिए एक ना एक रेफरेंस पॉइंट होता है, या एक ना एक ओरिजिन पॉइंट होता है, या एक ना एक फंडामेंटल पॉइंट या मूल बिंदु होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और सारी डिस्टेंसेस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि जहां पे रेफरेंस पॉइंट होता है वहीं से हम लोग जो है डिस्टेंस को मेजर करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि आपका घर कितना दूर है, तो आप कहोगे कि यहाँ से हमारा घर 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर हम कहीं, अच्छा यहां से का मतलब क्या है कि जहां पे आप बैठो वहीं से, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट आपका यहां से हुआ। अगर हम पूछे कि यहाँ से नैनी से आपका घर कितना दूर है, तो रेफरेंस पॉइंट आप नैनी से बताओगे, तो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वेरी करता है। ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट से ही हम लोग ये सब चीजों को मेजर कर पाते हैं कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट का होना अनिवार्य है किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में। इंडिविजुअल अगर हम चाहें कि इसको डिफाइन कर दें तो वो मुश्किल है या नामुमकिन है। लिखो, स्टेट ऑफ रेस्ट में लिखो, देखो, इफ इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, if position of objects does not change with time, if position of objects does not change with time, does not change with time, then such state of object, then such state of object is known as, is known as state of rest। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है डालो, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन लिखो, इफ इफ पोजीशन between the objects changes with time, a position between the objects changes with time, then such state of the object is known as state of motion। ठीक है। अब देखो, मानो कि सपोज कर लो कि ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये सपोज कर लो कि एक ट्रेन है। इस ट्रेन में एक आप बैठे हो और एक आपके सामने कोई बैठा हुआ है। ठीक है, और ये एक आपका कोई साथी है जो बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है। ये तीनों आराम से खड़े होकर के, यहाँ पे विंडो लगी हुई है, मान लेते हैं कि ये विंडो लगी हुई है। ठीक है, तो तीनों आराम से खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। तो इनके बीच की पोजीशन क्या चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है। तो ये किसमें है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि सिग्नल हो जाता है और ट्रेन चलना प्रारंभ कर देती है। तो इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। तो अब क्या होता है कि जब ट्रेन चलना चालू कर दी, तो अगर हम लोग सी की रिस्पेक्ट में देखें, सी को अगर हम लोग रेफरेंस मान लें, या सी हमारा मूल रेफरेंस पॉइंट हो गया, या मूल बिंदु हो गया, या ओरिजिन हो गया, तो क्या कहेगा कि सी और ए बी की डिस्टेंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सी की रिस्पेक्ट में ए बी कैसे हो जाएंगे? स्टेट ऑफ मोशन में।
लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में बी कैसा होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्यों? क्योंकि ट्रेन तो चल रही है ना, मोशन तो है, लेकिन क्यों? स्थिर है। ट्रेन तो चल रही है भाई, ट्रेन में बैठे हैं, मूविंग ट्रेन में बैठे हैं। दो जो ए और बी हैं उनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है, इसलिए वो चलती हुई ट्रेन में होने के बावजूद भी कैसे है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और जो बाहर है वो कैसा है? सी के रिस्पेक्ट में दोनों कैसे हैं? स्टेट ऑफ मोशन में। लेकिन ए बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक स्टार पॉइंट करके लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, और स्टेट ऑफ मोशन, मैकेनिक्स divided into three groups. Mechanics divided into three groups. ऐसे बना के लिख लो, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। लिखो जल्दी जल्दी। अच्छा, सपोज करो कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर मूवेबल है, वो आराम से मूव हो सकती है, तो मूव करने लगेगी। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर हम लोग इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं इक्वल अमाउंट का, और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं इक्वल अमाउंट का, मतलब इधर से भी इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसपे फोर्स नहीं लग रहा है। हो सकता है कि जो इक्विवेलेंट फोर्स लग रहा हो या वो जीरो हो रहा हो। ठीक है ना? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसपे फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना? तो पहला हेडिंग डालो स्टैटिक्स। हेडिंग डालो स्टैटिक्स। लिखो, स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, statics is the branch of mechanics in which we study about, in which we study about state of rest of any object, state of rest of any object। ठीक है, नेक्स्ट है डालो डायनेमिक्स। लिखो, डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, mechanics is the dynamics is the branch of mechanics in which we study about, in which we study about motion, in which we study about state of state of motion, in which we study about state of motion with cause, with cause। नेक्स्ट लिखो, काइनेमेटिक्स। लिखो, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स in which we study, in which we study, in which we study about state of motion,
state of motion of any body without cause, without cause। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैकेनिक्स के अंतर्गत में आता क्या क्या है और होता क्या क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डालो, पॉइंट मास। लिखो, इफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, if length of the object is very small, if length of the object is very small as compared to the distance traveled by it, as compared to the, as compared to the distance traveled by it, distance traveled by it, then such object is known as point of mass। ठीक है, हेडिंग डालो नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। अच्छा कौन, अच्छा ये जो न्यूटन के गति के नियम थे तीनों, पहला नियम तो ये था कि, पहला नियम क्या है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती ही रहेगी, या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो इनफाइनाइट समय तक रुका रहेगा, जब तक उस पर कोई भी फोर्स हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत लंबे समय तक, जब तक हम लोग उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है ना, पहला नियम इसको बताया किसने था सबसे पहले, ये जो न्यूटन साहब का ये नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन हम लोग कहते हैं, इसको सबसे पहले किसने बताया था, इसको सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। ठीक है ना, और न्यूटन ने इसको तीनों तीनों नियम फर्स्ट सेकंड को मिला करके एक जगह कंपाइल कर दिया है। इसको जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी एक हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब अगर आप चल रहे हो और हम आपको रोकेंगे तो आप रुकने का विरोध करोगे, अगर आप रुके हुए हो और हम आपको चलाएंगे तो आप चलने का विरोध करोगे, अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो हम दूसरी डायरेक्शन में मुड़ना चाहेंगे तो आप उसका विरोध करोगे। ठीक है, और दूसरी बात, इनर्शिया हमेशा एक मास वाली बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। आपने देखा होगा कि जब किसी बाइक पंचर हो जाती है तो उसको हम लोग ठेल करके ले जाते हैं, लेकिन अगर फोर व्हीलर पंचर हो जाती है तो उसको हम लोग खोल के ले जाते हैं उसका पहिया। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसको ठेलने या ले जाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जब साइकिल पंचर हुई होगी तो उसको जब लेके गए होगे तो बहुत इजिली लेके चले जाते हो, लेकिन बाइक में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया एक मास वाली बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर कोई गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये है न्यूटन का फर्स्ट नियम। अगर हम लोग न्यूटन को पहले देख लेते हैं फिर लिखाते हैं, न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखें तो एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जीरो है, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, देन देन आइदर आइदर या तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो वेलोसिटी का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, और ओ आर और
v इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल रिमेन्स इन इट्स प्रीवियस स्टेट। मतलब अगर किसी वस्तु पे वाइबल ना लगाया जाए तो वाइबल अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहती है, ठीक है ना, पहला तो ये है। दूसरा ये है, दूसरा नियम ये है कि किसी वस्तु पे अगर हम लोग वाइबल लगा रहे हैं तो वाइबल कितना लगाते हैं। तो दूसरा नियम ये है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी वस्तु पे लगने वाला वाइबल रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये तो फर्स्ट नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बाह्य बल रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो अगर किसी बॉडी पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल, ई एक्स टी का मतलब बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या होगा, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम, पी जो हमारा लीनियर मोमेंटम है। इफ एम इज द मास एंड v is velocity of the body, then तब लीनियर मोमेंटम हमारा p क्या होगा, p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, मास इनटू वेलोसिटी। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स ये मानती है कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब न्यूटन के जो ये सब नियम है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा। जब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो वो ये बताता है कि मास भी वेरी करता है जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग जब मास कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लें, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, तो जो हमारा मास होगा वो कांस्टेंट होगा। और dv अपॉन dt क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफाइंड एंड एक्सीलरेशन। तो यहां से f एक्सटर्नल कितना आएगा, ये आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे वो भी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इन यूनिवर्स फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा ना लास्ट क्लास में,
कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ये चार्ज या पॉइंट मान लेते हैं। एक चार्ज ये है Q1 और एक ये चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और जब हम लोगों ने फोर्स देखा था F12 कितना आ रहा होगा, 1/4 पाई Q1 Q2/R²। और F21 कितना आया होगा, 1/4 पाई Q1 Q2/R²। ये किस में आया था, ये आया रहा होगा आपके स्केलर में। अगर हम लोग इसमें वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ पे R12 का कैप आएगा और यहाँ पे R21 का कैप आएगा, आएगा ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में हो गया और इस केस में क्या होगा, F21 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F12। ठीक है, इसका मतलब है कि F12 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 और F21। अब ये देखना होगा कि ये नेचर, चार्जेस का नेचर कैसे, उसके तरह इसका जो डायरेक्शन होगा वो पता चलेगा। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल करेंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, F12 और F21 का डायरेक्शन लेकिन अपोजिट है। ठीक है ना। अब इस पे हम लोग जो है इसको लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।